नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है आपके सामने 25 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों को मैं बताने देना चाहता हूं कि ये करंट अफेयर्स जो आपको दैनिक रूप से कराया जाता है मेरे द्वारा, ये करंट अफेयर्स आपके आगामी जो दो बड़ी परीक्षाएं, खासकर आपका आरओ, दूसरा यूपीपीसीएस और इसके साथ साथ में जो आपके अन्य स्टेट राज्य सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, जैसे कि बिहार पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप तैयारी यूपीएससी की करते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में अगर आपका फोकस किसी वनडे एग्जाम पर है, एक दिवसीय परीक्षाओं पर है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह पे, तो उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स हमारा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन, जो कि हम लोग दैनिक रूप से करते हैं। चलिए, नंबर 1 पॉइंट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 21 अप्रैल को जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो में भाग लिया है। ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व जल दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस में जो है थोड़ा सा अंतर रहता है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। और जरा मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि इस वर्ष 22 अप्रैल यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है। मैंने कल आपको इसको बताया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि इस वर्ष की थीम जो है 2025 की वर्ल्ड अर्थ डे की क्या है। जल्दी से कमेंट करिए और फिर मुझे बताइए फटाफट। देखते हैं कि कितने लोग जो है लोगों ने कल का करंट अफेयर सही से पढ़ा था। अगर आप कमेंट सही से देंगे तो मैं मान के चलूंगा कि आप पूरी शिद्दत के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उत्तर दे रहे हैं। तो मुझे फट से बताओ, वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान परिसर में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया। अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दीजिएगा, अमित शाह ने। प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांगी लाल जाट ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के महानिदेशक यानी कि डीजी का पदभार ग्रहण किया है। और आपसे पूछ सकता है कि बताओ जो है आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आप कहेंगे सर डॉक्टर मांगी लाल जाट। ठीक है, आगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात महज एक वित्तीय वर्ष में 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, याद रखिएगा। और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने गुजरात के गांधीनगर में 40 कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले एनएसडीसी-पीडीयू केंद्र का शुभारंभ किया है, जहां पर 40 प्रकार के कौशल विकास जो कार्यक्रम है वो संचालित किए जाएंगे युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, यानी कि स्किल प्रदान करने के लिए। काले हिरणों की आबादी को बढ़ावा देने के लिए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान में घास भूमियों का पुनरुद्धार किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत यूरोपीय संघ नौसैनिक बल ने भारतीय नौसेना के साथ नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव दिया है। यह ऑपरेशन पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्र में संचालित किया जाता है। तो यह फैक्ट भी आपके लिए क्या था? जरूरी है। तो यह हो गया हमारा लास्ट डे का रिवीजन। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो वो सूची है आपकी 10वीं अनुसूची। और कल हमने आपसे कहा था कि 10वीं अनुसूची को आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा 10वीं अनुसूची को। कल ये मैंने आपको फैक्ट के साथ में इसके बारे में हमने आपको समझाया था कि आपको इसको रेडी करते हुए चलना है। मुझे बताओ कि कल कितने लोगों ने जो मैंने प्रश्न दिया था 10वीं अनुसूची पर उस प्रश्न को किया है अपनी कॉपी में नोट डाउन, और कितने अभ्यर्थियों ने 10वीं अनुसूची के बारे में कल डिटेल्स में पढ़ा है? अपना उत्तर मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या वास्तव में मैंने जो टास्क दिया था उसने पूरा किया या नहीं पूरा किया। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस करंट अफेयर्स को करते समय जो मैं आपको टास्क देता हूं, जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं, वो सभी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उस पर काम करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में बस एक ही चेहरा नजर आएगा। किसका? जिससे चैटियाते हो डेली, उसका नहीं, समझे जी, मेरा चेहरा नजर आएगा। ठीक है, कि भाई हृदय सर ने कुछ कहा था और उनकी बातों को हमने माना और उसका फायदा मिला। ठीक है, तो अगर चेहरा मेरा याद रखना है तो फायदे में रहेंगे, और किसी और का याद रखना है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप क्या करते हैं। ठीक है, चलिए।
अब आते हैं हम आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी क्या कर रहे हो, सर जी शादी से पहले डिवोर्स करवा रहे हो क्या? नहीं भाई जी, ऐसा नहीं करा है। ऐसा है ना कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? सिलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने अपने समय को जाया किया तो आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए मैं समझाता हूं, हर रोज समझाता हूं कि सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं अभी चर्चाओं में है, और आईएमएफ इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाई गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में कहा है आईएमएफ ने कि भाई भारत की विकास दर जो पहले होनी थी अब वो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाए जाने से कम होगी। तो विकास दर को आईएमएफ ने क्या किया है? कम किया है। न सिर्फ भारत की विकास दर को कम करके आका गया है बल्कि भारत के साथ अमेरिका और अन्य कई देशों के विकास दर को कम करके आईएमएफ ने आका है। आइए हम देखते हैं कि आईएमएफ ने क्या कुछ बातें कही हैं हाल ही में जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ में जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, WTO, WHO या अन्य महत्वपूर्ण संगठन, उनके बारे में प्रश्न खूब पूछता है। उनका संगठन का स्थापना वर्ष कब हुआ था, उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहां पर है। मैंने कई बार कहा है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, क्या जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, टास्क नंबर 1 मैंने कई बार दिया है, मैं फिर से दे रहा हूं, क्या जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं इनके बारे में प्रश्न खूब पूछता है। जैसे कि इनकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, ठीक है, और इनका जो अध्यक्ष है वो कौन है अध्यक्ष, ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्यालय क्या है, ठीक है, और कौन से सदस्य देश हैं, सदस्य देश कौन से हैं, और अगर इन सदस्य देशों में अगर भारत शामिल है भाई साहब तो ये संगठन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अलावा जो आपके राष्ट्रीय संगठन होते हैं उन राष्ट्रीय संगठनों से भी प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बखूबी जानकारी एकत्रित कर लेंगे। तो स्थापना वर्ष कब हुई थी किसी संगठन की, उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहां पर है, ये 3 फैक्ट तो खूब पूछे जाते हैं। इसके अलावा सदस्य देशों में कौन कौन से देश आते हैं, और भारत अगर उस संगठन में शामिल है तो फिर वो संगठन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अगर हाल फिलहाल में कोई मीटिंग हुई है, क्या कोई नया मीटिंग हुआ है, ठीक है, कुछ नया प्रस्ताव पारित किया गया है, तो ऐसे मीटिंग्स के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, उसके प्रस्ताव खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी बिंदुओं पर भी अपनी नजर पैनी बना के चलनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या कहा है कि वैश्विक व्यापार तनाव, जिसको हम लोग टैरिफ बोलते हैं ना, वैश्विक व्यापार तनाव यानी कि टैरिफ की वजह से 2025 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास अनुमान को घटाकर 2.8% कर दिया गया, जो पहले 3.3% था। यानी कि अब 3.3 से 2.8 कर दिया है आईएमएफ ने, किसी कारण टैरिफ के कारण। बावजूद इसके भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सकारात्मक उम्मीद से बधी बताई गई है, और आगे अगर ऐसा काम हो रहा है तो इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, वो कारण जो सबसे बड़ा है वो है आपका जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने चीजों को बहुत बेहतर ढंग से मजबूत कर रखा है। ग्रामीण विकास जो हो रहा है, ग्रामीण पे जो निवेश हो रहा है, ग्रामीण जो अपने आप को जिन्होंने संचित कर रखा है, तो उन ग्रामीण विकास की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है अभी भी, ठीक है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% रहने की संभावना व्यक्त की है। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है। इसके अलावा आईएमएफ ने यह पूर्वानुमान वाशिंगटन में 22 अप्रैल 2025 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल 2025 को प्रमुख व्यापारिक साझेदारों और क्षेत्रों पर नए टैरिफ लगाए जाने की वजह से वैश्विक व्यापार में यानी ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता और गिरावट आई है, और इसका असर दुनिया की आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। लेकिन भारत की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर बनी रहेगी। और सबसे मजेदार बात है कि जब भी अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबली खराब होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होती है ग्लोबल लेवल पर, तो भारत की स्थिति हमेशा बेहतर रहती है। इसके पीछे कई अन्य प्रमुख कारण हैं। कई बार हम लोग किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि वैश्विक लेवल पर बड़ी मंदी आने के बावजूद भी, अर्थव्यवस्थाएं डाउन होने के बावजूद भी
भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा अपने आप में ठीक ठाक रहती है, अपने आप में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और अभी भी टैरिफ की वजह से जहां एक और अलग अलग देशों की जीडीपी और ग्रोथ रेट डाउन हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत तुलनात्मक रूप से अपनी स्थिति को सही बनाए रखने में कामयाब होगा। ठीक है, ये आईएमएफ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आगे, भारत की मजबूती के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि मैं अभी आपसे कह रहा था, बढ़ती निजी खपत को बताया गया है जिसने आर्थिक विकास को समर्थन दिया है। जनवरी 2025 में आईएमएफ ने भारत की विकास दर 6 ये तो मैंने बता दिया आपको। अमेरिका की विकास दर 2025 में 1.8% और 2026 में 1.7% रहने की संभावना है, जबकि वहीं दूसरी ओर चीन की विकास दर भी 2025 में घटकर 4.0% और 2026 में 4.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये डेटा भी आपको जानना जरूरी था। ओके, आगे, आप जानते होंगे आरबीआई ने डेटा अभी हाल ही में जो है बताया था। तो आरबीआई ने भी हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.3% कर दिया है। तो ये भी डेटा आपके लिए जरूरी है कि भाई आरबीआई क्या कह रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो आरबीआई और आईएमएफ दोनों का डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक व्यापार तनाव की वजह से 2025 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आंकड़े जारी किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक व्यापार तनाव की वजह से 2025 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास अनुमान को घटाकर 2.8% कर दिया है, जो पहले 3.3% था। ठीक बात है। दूसरा, आईएमएफ ने कहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% रहने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। और चीन की विकास दर 2025 में घटकर 4.0% और 2026 में 4.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आप देखेंगे 1, 2 और तीनों कथन क्या हैं? सही हैं। दैट मीन्स कि अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कहां पर तीनों सही हैं, क्योंकि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। कहां पर? डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, बस हो गया आपका। आईसीएआर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, ये अभी चर्चाओं में है। और आप कहेंगे सर ये चर्चाओं में क्यों है आईसीएआर? ठीक है, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम प्यार से कहते हैं मामा जी। और ये मामा जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहां के? मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो इन्होंने 22 अप्रैल को हरियाणा के करनाल में आईसीएआर भारतीय गेहूं और एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जीन एडिटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसीलिए ये जो आपका संस्थान है क्या है? ये चर्चाओं में है। ठीक है, आप कहेंगे सर शिवराज सिंह चौहान को मामा काहे कहते हैं? मामा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बालिकाओं से समेत महिलाओं से समेत बहुत प्रकार की योजनाएं जो है मध्य प्रदेश में चलाई हैं, इसलिए इनको जो वहां की महिलाएं प्यार से मामा कहती हैं। और यही काम बिहार में नीतीश बाबू ने किया है भाई साहब। ठीक है, जिनको किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, वो शब्द यहाँ पर नहीं बोलना सही है, लेकिन नीतीश बाबू ने भी हालांकि विकास के मामले में एक बड़ा काम किया है। लोग कहते हैं कि जो है बिहार में रोजगार नहीं उत्पन्न हो रहा है, बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिहार बहुत बुरी स्थिति में था और सरकार ने वहां पर अच्छा काम किया है, डेफिनेटली अच्छा काम किया है सरकार ने वहां पर। बहुत जो लोग बिहार में टीचर, अभी हाल फिलहाल में नई वैकेंसीज कई सारी हैं, वहां पर जो टीचर बन के यूपी से गए हैं, अगर उनसे मेरी बात होती तो वो कहते हैं कि सर नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत डेवलपमेंट हो। वास्तव में अगर देखा जाए तो बिहार जिस स्थिति में था, जहां पर कोई बहुत बड़ा संसाधन नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू देखें और जिस प्रकार से पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस वहां पर रहता है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है, अगर उस पॉइंट ऑफ से देखें तो बिहार ने बड़ा विकास अपने आप में किया है। और विकास के नाम के साथ साथ में वहां के लोग बहुत अच्छे होते हैं बिहार के, है ना। ऐसा नहीं है बिहार के नाम पर लोग चिढ़ते हैं, बिहार में लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं, बहुत गलत तरीका है। बिहार इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, ये आपके देश का एक भाग है, आपके देश का हिस्सा है। और बिहार हमेशा से ज्ञानियों की, मुनियों के, ऋषियों की, क्रांतिकारियों के, वीरों की जन्मभूमि रहा है। और इसके देश के आज़ादी के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण करने के लिए बिहार का योगदान अतुलनीय रहा है और आज भी है। और आज भी बिहार के बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग आज भी बड़े बड़े पदों पर स्थापित हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जो लोग बिहार के नाम पर बिहार के मजदूरों का मजाक उड़ाते हैं, गलत बात है, चाहे वो साउथ की स्टेट हो या फिर कोई आपके उत्तर प्रदेश के, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, तो बिहार के लोगों से बड़ा मतलब लगता है कि उनको वो होता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब मुझे कई फ्रेंड मेरे हैं, तो उनसे अगर मेरी बात हुई तो बिहार के नाम, बिहार के लोगों से बहुत चिढ़ते हैं वो। ये खराब बात है,
ठीक है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, साउथ के कुछ एरिया हो, बिहार आपका भाग है, बिहार के लोग आपके हैं, आपके भाई बहन हैं, हमें उनसे किस बात की चिढ़ है ना, ये तरीका गलत है, ठीक है, इसको सुधार करना चाहिए, ठीक है। भारत का हर एक नागरिक हमारा है और हमारे वेद तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही परिवार है। तो जब विश्व ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो बिहार के लोग और बिहार से हम कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं, गलत तरीका है, ठीक है। कृषि के लिए अच्छा एक शब्द यूज किया जाता है हम शब्द को लेकर के लोग बहुत मजाक बनाते हैं। अरे भारत देश है, विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं अपने आप में, अलग 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 बोली भाषा है अपने आप में, तो हम किसी को कटाक्ष नहीं कर सकते हैं कि आपकी बोली ये है, लैंग्वेज ये है ना, तो ये तो बहुत खराब है। ऐसे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज तो बहुत अजीब है, तो उसका तो कोई नहीं मजाक उड़ाता है, लेकिन इसी तरीके से बिहार के लोगों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये मैं बात यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग कल को युवा बनेंगे, अगर आपके मन में अभी से पूर्वा जो है वो होगा, है ना, एक तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे, तो चीजें नहीं बेहतर कर पाएंगे आप, है ना। कल को हो सकता है कि आपका सेशन बिहार पीसीएस में हो जाए, कल को हो सकता है आप आईएएस बन के आपको बिहार कैडर मिल जाए, तो अगर आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेंगे तो दिक्कत होगी। और यही पॉइंट आपके इथिक्स पेपर 4 में पढ़ाई जाती है, क्या कि आपको पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं रहना है। अगर आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहेंगे तो एक अच्छे सिविल सेवक आप नहीं बन पाएंगे। पूर्वाग्रह पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है भाई साहब आपके इथिक्स पेपर 4 में, तो याद रखिएगा, इस बात को मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए, तो कृषि के लिए 6 सूत्रीय रणनीति है, जो आपके जो मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी, उन्होंने कही है। कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है आपके लिए। पहला, उत्पादन बढ़ाना, ये कृषि के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम है, याद रख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, मेंस के फट से इसको मेंस की कॉपी में नोट करिएगा। पहला, उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, फसलों को ठीक दाम। चौथा, नुकसान की भरपाई। पांचवा, खेती का विधिकरण। और छठा, प्राकृतिक खेती। ये 6 सूत्रीय कृषि के लिए हमारे 6 सूत्रीय रणनीति है। शिवराज सिंह चौहान ने इसको बताया है, और ऐसा करने पर निश्चित तौर पर जो है किसानों की आय बढ़ेगी और किसान सशक्त होंगे अपने आप में। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ICAR भारतीय गेहूं और एवं जौ अनुसंधान संस्थान गेहूं और जौ के विभिन्न पहलुओं पर अपने उत्कृष्ट एवं समन्वित अनुसंधान कार्यों के द्वारा देश की खाद्यान्न व्यवस्था एवं पोषण सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है अपने आप में, ठीक है। और ये हरियाणा में स्थित है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, तो ICAR भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहां पर, अभी बताया हमने जस्ट आपको, हरियाणा में। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव, अभी हाल ही में मनाया गया है, और बिहार के लोग जानते होंगे, बिहार के प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में छुट्टी भी थी शायद, है ना, परसों 23 अप्रैल को, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं। अच्छा, कुंवर सिंह के बारे में आप लोगों के विद्यालयों में, स्कूलों में नाटक वगैरह भी खिला गया होगा ना, है ना। तो कुंवर सिंह के बारे में हमारे विद्यालय में मुझे याद है, ज्ञान विद्या मंदिर मेरे स्कूल का नाम था, हुजूरपुर एक प्लेस है, वहां पर मैं रहता था बड़ी माँ के पास, तो वहां पर ये कार्यक्रम खेला गया था कुंवर सिंह के ऊपर, ठीक है। मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन बाकी लोगों ने किया था। तो बिहार में 23 अप्रैल को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को सौर दिवस के रूप में मनाया गया, और इसके उपलक्ष्य में वहां पर छुट्टी भी थी। इस खास मौके पर पटना के जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शानदार हवाई करतब दिखाए। आप जानते होंगे, बिहार के लोग मोस्टली इसको जानते होंगे। यह कार्यक्रम बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। आप जानते होंगे कुंवर सिंह का योगदान 1857 क्रांति में बहुत बड़ा रहा है, और जब 1857 के रेवोल्यूशन की बात आती है तो उस पर 4-5 नाम बहुत तेजी के साथ आते हैं। नंबर 1 आपका कुंवर सिंह हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, ठीक है, और अन्य कई ऐसे नाम हैं, फैजाबाद से जैसे हो गए, कई लोग हो गए, तो उनके नामों पर चर्चा होती है, और वो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, पूछे भी जाते हैं। आगे कुंवर सिंह के बारे में हम बात करते हैं, तो कुंवर सिंह 13 नवंबर 1777 को इनका जन्म होता है, और 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो जाता है। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने और तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने पूरी तरह से खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह से घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया, और वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। तो बहुत, कुंवर सिंह का नाम बहुत फेमस है, आप लोग जानिएगा, है ना। और बिहार के
बहुत जाने माने ये अपने आप में क्रांतिकारी रहे हैं, तो इनके बारे में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, बिहार में 23 अप्रैल को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया गया। बिल्कुल सही बात है। और इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। हालांकि जो आपका ये जियो पार्क नेटवर्क है, इसमें भारत का कोई भी स्थान शामिल नहीं है, लेकिन अभी 16 नए स्थानों को शामिल किया गया। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ है पॉइंट इसमें। तो यूनेस्को ने, और यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते होंगे, यूनेस्को के बारे में प्रश्न भी खूब पूछता है। तो अगर आपने यूनेस्को के बारे में नहीं पढ़ा अभी तक, पढ़ लीजिएगा भाई साहब, ठीक है। यूनेस्को के बारे में आपका होमवर्क है, SW है, ठीक है। क्या है? SW, यानी कि टास्क है आपका। यूनेस्को के बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार आपको नोट्स बनवाया है, बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं याद किया होगा तो आज ही इंटरनेट पर तुरंत डालिएगा यूनेस्को और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। और ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यूनेस्को के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय संघ है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत कब होती है? 2015 में इंटरनेशनल जियो साइंसेस एंड जियो पार्क प्रोग्राम के एक प्रमुख घटक के रूप में की गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना, कब इसकी स्थापना की गई थी, क्या किया गया था, ठीक है। आगे, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क ऐसे, ये इसको हटाइए, ऐसे एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक महत्व के परिदृश्यों को उनके संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधित किया जाता है। ये जान की गया। और वर्तमान में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं और भारत में एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। तो ये भी आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है अभी हाल ही में। बिल्कुल सही बात, अभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है। दूसरा, भारत में एक भी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की शुरुआत 2015 में इंटरनेशनल जियो साइंसेस एंड जियो पार्क प्रोग्राम के एक प्रमुख घटक के रूप में की गई थी। बिल्कुल सही बात है। तो आप देखेंगे तो तीनों कथन सही हैं। अब आप कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करवाएंगे अगर, तो देखेंगे कि 1, 2, 3 कहां पर लिखा है, तो सी वाला ऑप्शन में लिखा है, तो बस सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? तो हो गया। चलिए आगे, ब्रह्मोस मिसाइल चर्चाओं में है ये। तो हाल ही में भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप को फिलीपींस को भेजा गया। किसको? फिलीपींस को, ठीक है। और फिलीपींस को अगर भेजा गया है तो दैट मींस इस मिसाइल को भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में बहुत खतरनाक है। 290 किलोमीटर की अप्रॉक्स इसकी जो है मारक क्षमता है, किसकी? ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसको भारत और रूस ने मिलकर के बनाया हुआ है। और अभी आप पहलगाम आतंकवादी हमला भी आपने देखा है। तो मैंने परसों भी कहा था कि सबसे पहले तो पहलगाम में जो हमारे देश के निवासी जो मारे गए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि है, ठीक है। और इसके अलावा भारत को मजबूती के साथ इस पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा आपने देखा कि परसों जो है सिंधु जो नदी जल समझौता है उसको भारत सरकार ने रद्द कर दिया। और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जो है चीजों पर भी सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। और सिंधु नदी जो आपका जल समझौता है, इस पर एक आर्टिकल भी हमने कराया था अगर आपको याद होगा। लेकिन अभी इस समय सिंधु नदी जल समझौते को क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। और इससे एक बहुत बड़ी आबादी जो है पाकिस्तान की प्रभावित होगी। और इसका अंदाजा दरअसल पाकिस्तान को नहीं रहा होगा, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ा जो है करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है कि बिना उसको किसी वेपन्स के चोट किए हुए एक निर्णय ने पाकिस्तान को अपंग बना देगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय रहा है किसका? भारत सरकार का। आगे देखते हैं कि भारत सरकार आतंकवाद के इस मुद्दे पर किस प्रकार से पाकिस्तान या फिर अन्य महत्वपूर्ण जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आतंकवाद से संबंधित हैं उन पर किस प्रकार से कार्य करती है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि सरकार इस बार तेज, बड़े और कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं उठेगी। उम्मीद है कि सरकार वर्तमान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपनी तेज करेगी और आतंकवाद के शब्द को खत्म करेगी। देखते हैं क्या होता है इस पर। लेकिन बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इसमें पॉइंट है, ठीक है। तो इसे यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल को समुद्र यानी कि भूमि, समुद्र और वायु तीनों जगहों से लॉन्च किया सकता है। इसलिए अपने आप में खतरनाक
सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल है। 290 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है और इसे ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रूज प्रक्षेपास्त्र उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती है और इस तरह से रडार की आंख से बच जाती है, यानी कि रडार के जो टच में नहीं आती और रडार के टच में अगर नहीं आई तो बस मामला सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्रह्मोस की एक विशेषता है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, यानी कि लगभग कहीं से भी दागा जा सकता है और यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक बड़ी मारक क्षमता रखती है और निश्चित तौर पर इसका हमें फायदा और लेना चाहिए। सिर्फ 26 जनवरी की परेड में दिखाने के लिए गोले, बारूद, मिसाइलें, तोपे नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर पहलगाम जैसी घटना अगर देश में घटती है तो उसका करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब भी हमें अपने वेपन्स के माध्यम से देना चाहिए। राफेल जैसे ताकतवर चीजें हमारे पास हैं, इसके अलावा कई अन्य ताकतवर विमान, ताकतवर मशीनें, स्टैंड गन, हमारे बहुत कुछ हमारे पास इस वर्तमान में है और भारत अपने आप में सबसे बड़ी सेना भी है, नेवी भी है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। तो मुझे लगता है ये सब चीजें बचाने के लिए नहीं, इसको कंजर्व करने के लिए नहीं, अपने आप में इसको खिलाते पिलाते रहो, इसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। सेनाएं हमेशा जो है दुश्मन की तरफ रहती हैं और उनका उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाल ही में भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की दूसरी खेप फिलीपींस को दी गई है और इस मिसाइल को भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अब आप बताओ इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन नहीं सही है, क्योंकि इसे भारत और अमेरिका नहीं बल्कि भारत और रूस के द्वारा, है ना। तो अब ये कथन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरा कथन नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे। आर्सेनिक प्रदूषण यह अभी चर्चाओं में रहा है और हाल ही में एक अध्ययन, एक स्टडी हुई है और उसमें कहा गया है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या ये जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन। ठीक है, तो अगर मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा? ऋतुओं में क्या होगा? चेंज होगा, ऋतुओं में चेंज होगा, यानी कि मौसम बदलेगा। और ऐसे में क्या कहते हैं, जो आपका ऋतुएं हैं, जाड़ा, सर्दी, मतलब सर्दी, जाड़ा, ठीक है, गर्मी, है ना, बरसात, ठीक है, ये क्या होगा? अपने समय पर नहीं आएगा और ऐसे में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत कुछ बदलेगा। तो एक स्टडी आई है, उसमें कहा गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका राइस है ना, राइस, चावल, राइस, इसके दानों में क्या होगा? आर्सेनिक, AS इसका फॉर्मूला होता है, आर्सेनिक की मात्रा जो है इसमें बढ़ेगी। ये एक स्टडी, एक अध्ययन किया गया है। तो और आर्सेनिक आप जानते होंगे एक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, और ये वाटर में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से चट्टानों आदि में पाया जाता है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। तो आर्सेनिक जो है पाया जाएगा चावलों में, किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण। ये एक स्टडी है, तो इसीलिए आर्सेनिक आपके एग्जाम में जरूरी है। और बिहार पीसीएस में आप जानते होंगे कि साइंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ऐसे में आर्सेनिक पर बिहार में क्वेश्चन बन सकता है आपके, ठीक है, खासकर बिहार वाले ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। तो हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ सकती है। जल का आर्सेनिक संदूषण भूजल प्रदूषण का एक रूप है, जो अक्सर भूजल गहरे स्तरों में आर्सेनिक की स्वाभाविक रूप से उच्च सांद्रता के कारण होता है। आप जानते होंगे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है और ऐसे में वाटर जो होता है क्या होता है? आर्सेनिक युक्त होता है, जो कि प्रदूषित होता है। आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है? AS है। कई बार प्रश्न पूछ लेगा। इसका परमाणु संख्या कितना है? 33 है। तो ये फैक्ट भी पूछ सकता है, खासकर बिहार में खूब प्रश्न ऐसे पूछता है ना, परमाणु आइटम नंबर कितना है, क्या है। यह एक स्टील ग्रे रंग का भारी धातु है जो गंधहीन, लगभग स्वादहीन होता है। और आर्सेनिक के दो मुख्य प्रकार हैं, एक आपका कार्बनिक आर्सेनिक और अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, अकार्बनिक आर्सेनिक जो चट्टानों और मिट्टी में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, या पानी में युक्त होता है, अत्यधिक विषैला होता है। आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में कई चट्टानों और खनिजों में भी पाया जाता है।
यह मिट्टी, पानी, हवा, पौधे और जानवरों में भी क्या होता है, मौजूद होता है। तो आर्सेनिक बहुत विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, अपने आप टॉक्सिक केमिकल है अपने आप पे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण चावल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ सकती है। बिल्कुल सही बात है। और आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक AS है, ठीक है। अब तो दोनों कथन क्या आपके सही हैं, बस सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आर्सेनिक के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिहार में साइंस के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी परिवर्तन रिपोर्ट अभी जारी की गई है। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, जिसे हम ESCAP कहते हैं, ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी परिवर्तन रिपोर्ट जारी किया है। क्या? शहरी परिवर्तन रिपोर्ट। आजकल शहरों पर जो है बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बड़े जो महानगर हैं आपके, मुंबई, दिल्ली वगैरह, इन पर एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण आदि की वजह से। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, दावा कर लीजिएगा, दवा नहीं, दावा, ठीक है, सही करना इसको। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एशिया के महानगरों का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि एशिया में बहुत बड़े बड़े महानगर हैं ग्लोबली लेवल के, ठीक है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में 7 एशिया में है। 10 शहर हैं ग्लोबली जो सबसे बड़े हैं, और उन 10 में से 7 आपके एशिया महाद्वीप में हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ते हुए तापमान के कारण, ठीक है, जो टेंपरेचर बढ़ रहा है, उसके कारण शहरों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो अवसंरचना है, वो प्रभावित हो रही है। और बढ़ते हुए तापमान का नेगेटिव इंपैक्ट हमारे जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और बुजुर्गों पर पड़ता है। उन बुजुर्गों पर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, और गरीबों के फसल आदि पर पड़ता है, जिससे गरीबी उनकी और बढ़ती है। और तापमान की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, आप जानते होंगे। तो प्रत्यक्षता अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ठीक है, बढ़ते हुए तापमान का इंपैक्ट कहीं ना कहीं गरीब जनता पर, किसानों पर, ठीक है, बेघर लोगों पर पड़ता है। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन पर भी तापमान का एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई पड़ता है। तो ये सब बातें इसी रिपोर्ट में कही गई हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ते हुए तापमान के कारण इन शहरों की अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। बढ़ता हुआ तापमान बुजुर्गों और गरीबों को ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इनसे इनकी उत्पादन क्षमता जो है घट जाती है। अब अगर हम बात करेंगे एशिया और प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, के तहत जो है, जो आपका ये आपका आर्थिक एवं सामाजिक आयोग है, ठीक है, प्रशांत क्षेत्र के लिए, ठीक है, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी कि ESCAP, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। इसका मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। इसकी स्थापना 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग के रूप में की गई थी, ठीक है, 2 बार हो गया है। 1976 में इसका नाम बदल करके ESCAP कर दिया गया था। पहले इसका नाम 1947 में कुछ और था, याद रहेगा पॉइंट। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी थी, ठीक है। चलिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया, ये देखिए 1976 में, ठीक है। तो बस इज द राइट आंसर। नंबर 1, 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ उद्घाटन, यह अभी लखनऊ में आयोजित किया गया है। आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों ने कहा था कि भैया आप अपने क्षेत्र में जो है खेल का आयोजन कर सकते हैं, और उसी के अंतर्गत जो है लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम आप जानते होंगे, केडी सिंह बाबू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भी है, जो कि परिवर्तन चौक पर पड़ता है, ठीक है। लखनऊ वाले 1090 चौराहा पर घूमने वाले, मुझे लगता है आप सभी लोग जानते होंगे कि ये कहां पर पड़ता है, ठीक है। तो उसका उद्घाटन किया गया। कब से कब तक होगा आयोजन? ये होगा भैया आपका 19 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक होगा, ठीक है। इस आयोजन में करीब 2500 से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सा लिया उन्होंने, ये हो चुका है, ठीक है, 19 से 22 तक। चलिए, ये सभी खिलाड़ी ने 8 खेलों में भाग लिया। एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो में हिस्सा लिया, ठीक। आगे अब आप बताइए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, ठीक है। संसद या सांसद कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ भैया आपका 19 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 के मध्य में, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है,
दुनिया का पहला नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर अमरावती को बनाए जाने का जो है प्रयास चल रहा है कि भाई अमरावती को दुनिया का पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से संचालित एक शहर बनाया जाएगा। इस पर सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी जाना जाता है, को दुनिया का पहला ऐसा शहर बनाने की योजना है जो पूर्ण रूपेण नवीकरणीय, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो जानते होंगे, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर बेस्ड होगा। सरकार की योजना के अंतर्गत 2700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होते हैं, जैसे आपका सोलर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना, जानते होंगे आप। ये प्रश्न खूब पूछता है आपके एग्जाम में भैया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और अनवीकरणीय, यानी कि नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल, है ना। तो प्रश्न पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो आज ही मैं आपसे टास्क, ये भी टास्क 3 देता हूं, टास्क नंबर 3, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या क्या होते हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के, जैसे सौर ऊर्जा, आपका पवन ऊर्जा, जल, भूतापीय और बायोमास एनर्जी, ये सब क्या है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इनका पुनर्चक्रण होता रहता है। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित होते हैं, उनका पुनर्चक्रण नहीं होता है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, ठीक है। ये क्या हो, ये इनका कोयला हो गया, ये क्या है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, इनको पुनः प्राप्त नहीं किया सकता है, ठीक है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित हैं और समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि आपका कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये क्या है सीमित हैं और एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। और अब समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या कीजिएगा, तो फिर हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर ही डिपेंड रहेंगे और इसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर खास काम कर रही है। तो निम्नलिखित में से किस शहर को पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से संचालित किए जाने की योजना है, तो भैया वो हो गया आपका अमरावती, डी वाला ऑप्शन। चलिए अब आपके सामने एक प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप कहेंगे सर जी इतना सस्ता सा, इतना आसान सा प्रश्न काहे पूछते हैं, ए भाई, तो आप लोग तो पुराने खिलाड़ी होंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन जो नए खिलाड़ी होंगे ना, नए बिगनर्स होंगे, वो लोग जानते तो होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते हुए भी इनमें इन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 1985 था कि 1975 था है ना, या 1965 था या 1987 था। तो कंफ्यूजन के लिए ऐसे ऑप्शंस जो है आयोग बनाता है और उसमें आप जानते हुए प्रश्नों को गलत करके चले जाते हैं। अब देखते हैं कि कितना कंफ्यूजन से आप दूर हैं और इसका उत्तर आप देते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे इसका उत्तर दें जो है मुझे मिलना चाहिए। देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करके मुझे उत्तर बताते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, एक आपके लिए न्यूज है, अभी वीडियो क्या कहते हैं लेक्चर के रूप में, हिंदी का लेक्चर के रूप में एक आपके सामने टेस्ट शुरू की गई है, जिसमें टेलीग्राम पर आपको टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर जो है शुरुआत के 7 दिनों में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, 120 क्वेश्चन आपको जो है प्रॉपर कंबाइंड टेस्ट, 120 क्वेश्चन में आपको जो है जीएस के 70, हिंदी का 30, 20 करंट अफेयर्स का मिलेगा शाम को। मॉर्निंग में 7 दिनों तक आपको जो है आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और उसके बाद फिर 120 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको हिंदी का वीडियो लेक्चर मिलेगा, जो कि आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे हिंदी के और हिंदी के वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। इसमें जीएस का वीडियो लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जीएस के वीडियो लेक्चर के अलावा हिंदी का वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज हम टेलीग्राम पर आपको पोस्ट करेंगे, आप अपने रूम पर उस फाइल को ओपन करिए, अपने यहां पर ओमार शीट लीजिए, ओमार शीट के माध्यम से आप उस पर सॉल्व करिए और आपने कितने प्रश्नों को सही किया गलत किया वो आप हमें ग्रुप में भेज सकते हैं भाई। बस इसमें ऐसे ही प्रोग्राम चलेगा और 13,000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस को जो है कवर किया गया है, प्रश्नों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है और हिंदी हमने इसमें इसलिए दे दिया है कि हिंदी एक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी सेगमेंट है, तो आप लोग हिंदी के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये आप लोग प्लीज जरूर कीजिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, 13,000 प्लस प्रश्न इसमें आपको किए जाएंगे। इसके लिए संस्थान के नंबर यहां पर दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 8604409201। यहां पर आप व्हाट्सएप पर 90 डेज जीएस प्लस हिंदी कोर्स लिख करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा न्यूज इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के लिए है, जिसका उत्तर आपको लिखना है कि बढ़ता हुआ धार्मिक कट्टरवाद आतंकवाद को जन्म देता है, इस कथन पर आपकी राय क्या है, चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कि बढ़ता हुआ धार्मिक कट्टरवाद आतंकवाद को जन्म देता है क्या? आर यू एग्री अबाउट दिस पॉइंट? इफ यस देन प्लीज राइट डाउन, ठीक है। अगर आपको लगता है तो इसको लिखिएगा
और इस पर चर्चा करनी है, बहस करना है, अपने तर्क वितर्क आपको प्रस्तुत करने हैं कि क्या बढ़ता हुआ धार्मिक कट्टरवाद आतंकवाद को पैदा करता है, क्योंकि धर्म पर आतंकवाद को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। और अभी आपने देखा पहलगाम में किस प्रकार से धर्म देख करके गोली चलाई गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको बनना स्वाभाविक है कि ये बातें सिर्फ पॉलिटिकली कही जा रही हैं या वास्तव में धार्मिक कट्टरवाद आतंकवाद को जन्म देता है। अपनी राय जरूर इस पर लिखिएगा और अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइए, कल मैं इस पर कमेंट जरूर करूंगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बात पर दुनिया की नजरें भी है कि क्या वास्तव में धार्मिक वजहों से आतंकवाद, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टेररिज्म का जो है डेवलपमेंट होता है, टेरर अटैक होते हैं या टेररिस्ट जन्म लेते हैं। इस पर आपकी राय क्या है जरूर मुझे बताइएगा। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।